Hello student, today I am going to teach you Social Science chapter number 2 Medieval World. मैंने आपको ऑलरेडी मेडिवल वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन बता दिया है. यूरोप इन मेडिवल टाइम्स ये भी हमने सीखा है. डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर मतलब रोमन साम्राज्य का अंत किस तरह से हुआ. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू न्यू टॉपिक Federalism, political, military and social economic aspect. The accessory state of the Germanic people in the West managed to restore political stability after the collapse of the Roman Empire. In fact, one of these states managed to create a sizable empire under the famous king Charles Manage, which began to the resulting political chaos lead to the emergence of a new kind of political order called federalism. It was a hierarchical or graded organizations of political sovereignty. This hierarchical structure can be understood easily if we visualize a ladder of a flight of steps. At the top of the ladder stood the king. Below him stood the big lords, known as the dukes and earls. Below these lords were a number of lesser lords, known as the barons. Below these were the knights, who were perhaps the lowest category of lords. The lords derived their authority from and owned their loyalty of relationship between lords and vassals, that is, between bigger lords and lesser lord was the same from the top of the ladder to the bottom. These lords were all powerful in their respective local area. Thus, political power was widely disappeared, unlike in the Roman Empire, where it was concentrated mainly in the hand of the king. This was the political aspect of federalism. पश्चिम में रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद जर्मनी लोगों के राज्यों ने एक हद तक राजनीतिक स्थिरता कायम की. दरअसल इनमें से एक राज्य ने तो एक महान राजा शर्लमेन के काल में एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था. यहाँ जो साम्राज्य था जो 9वीं सदी के मध्य में या 19th सेंचुरी के मध्य में फिर से बाहरी हमलों की वजह से बिखरने लगा. इससे हुई राजनीति उथल पुथल से एक नई किस्म की राजनीति व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे समाजवाद कहते हैं या समतावाद कहते हैं. समतावाद राजनीतिक प्रभुसत्ता का एक शिरोमणि संगठन था. शिरोमणि यानी श्रेष्ठ. अगर इसकी तुलना सीढ़ी से की जाए तो हम इसे शिरोमणि ढांचे यानी सबसे ऊपर ढांचे में आसानी से समझ सकेंगे. इस व्यवस्था में शीर्ष पर या ऊपर सबसे ऊपर राजा खड़ा था. उसके नीचे खड़े थे बड़े सामंत जो ड्यूक करके हम कहते हैं उन्हें, और आर्ला के नाम से हम उन्हें जानते हैं. उनके नीचे खड़े थे छोटे सामंत जो बैरन के नाम से जाने जाते थे. उनके नीचे नाइट थे जो शायद समताओं की निम्नता कोटि में आते हैं या सबसे नीची कोटि में आते हैं. फिर सामंत राजा में से अपना अधिकार पाते हैं. जो सामंत हैं वो राजा से अपना अधिकार उनको मिलता है. वे अपने छोटे सामंत को अधिकार करते हैं, उन्हें देते हैं अधिकार, और यह सिलसिला नीचे तक चलता जाता है. हर स्तर पर समता अपने से ऊपर वाले के प्रति निष्ठा जताते हैं. मीन्स जो उससे ऊपर है उसके प्रति वो अपनी निष्ठा जताते हैं, अपने कर्तव्य जताते हैं, उसके अधिकार पाते हैं और अपने से बड़े के जागीरदार कहलाते हैं. समता और महत्ता अर्थात बड़े और छोटे समता के बीच के रिश्तों का यह स्वरूप
बोल सकते हैं कि एक सीढ़ी के शीर्षक से लेकर नीचे तक समान था, यानी एक उनकी सीढ़ी के समान उनका जो कार्य चलता था, जो सबसे ऊपर है वो फिर उसके नीचे, वो उसके जैसे एक चेन जैसा था। समता अपने अपने क्षेत्रों में सब सर्वशक्तिमान होते थे। जहां रोमन साम्राज्य में सारी शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित थी, इस व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता व्यापक रूप से विकेंद्रित थी। यानी यहाँ पर क्या हो गया कि सभी के हाथ में कुछ ना कुछ पावर है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ही आसानी तरीके से हम चला पा रहे हैं राजनीति को। सो फर्स्ट हम पॉलिटिकल देख रहे हैं। सेकंड, a unique feature of the new federal political structure was the political nature of the bound that linked a lord and his vassals. An elaborate ceremony would be organized to establish the bound. In this ceremony, our vassals would take a vow to serve the lord all his life. Simultaneously, he also expected the protection of the Lord. Protection was important since these were politically unstable times. In return for the protections that the vassals received, he was bound to perform a various service for his lord. This mainly included military service, which meant that the vassals had provided a certain number of troops whenever required by the lord. In his turn, the lord was expected to make a grant, usually in the form of land, from the sustenance of the filth of fiefdom. इसका मतलब है कि ये जिस तरह से अभी हमने देखा कि किस तरह उनका जो है नए सामाजिक राजनीतिक ढांचे की एक अनूठी विशेषता ये थी कि समता और मत हाथ के बीच का संबंध निजी प्रकृति का था। समता और उसके मतहात के बीच रिश्ता बनाने के लिए एक लंबा चौड़ा अनुष्ठान होता था, और इस अनुष्ठान में मतहा जागीरदारी जिंदगी भर समता की सेवा करने की कस्में खाते थे। यानी कि जो राजा है उसके नीचे जो काम कर रहे हैं वो कसम खाते थे कि वो जिंदगी भर उसकी सेवा करेंगे। इसी के साथ वो समता का संरक्षण कबूल करता था। संरक्षण महत्वपूर्ण था क्योंकि वह उथल पुथल और अस्थिरता का दौर था। संरक्षण के बदले हाथ जागीरदार को अपने सामंत की कई तरह की सेवाएं देनी पड़ती थी। इसमें मुख्यतः सैनिक सेवा शामिल थी, यानी राजा के प्रति गुलाम है या राजा उनकी जो सेवा कर रहे हैं तो उसके प्रति उनको हमेशा वफादार रहना है, और सैनिक सेवा शामिल थी। इसके तहत समता को जब भी जरूरत पड़ती थी हाथ को उसे एक खास संख्या में सैनिकों की आपूर्ति करनी होती थी। इसके बदले में समता उसे अनुदान देते थे, जो आमतौर पर मतहा और उसके सैनिकों के भरण पोषण के लिए जमीन होती थी। इस तरह के अनुदान को हम फीफ या युडम कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा है फीफ और फीफडम। नेक्स्ट देखेंगे। From which the word फेडरलिज्म is derived, फिर से रीड करती हूँ। From which the word federalism is derived, the Lord used to mobilize armed supporters in their own area who had personal loyalty direct to him. With this armed strength, he would provide military support to the Lord whenever required and could not be challenged even by the state. इस सशक्त सेना के बल के साथ, यानी कि इतनी मजबूत सेना के साथ जरूरत पड़ने पर वह अपने से उच्च सामंत, यानी जो उनसे ऊंचा जो राजा है, को सेना बल ये समर्थन देते थे, और इस बल के कारण सामंत अपने इलाके के पूर्ण मालिक बन बैठे थे, और राज्य भी उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता था, कोई भी राज्य उन्हें चैलेंज नहीं कर सकता था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। इन अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल
Promuli, just as the Lord sought protection, so did the peasant. This peasant had no land of their own, no implement, and could not afford to buy seeds. For this well as for protection, the free peasant now turned to the Lord, subject to the authority of the Lord with called surface. A major portion of the wealth generated during this period was through their exploitations. To understand how this happened, let us see how agriculture was organized during this period. एग्रीकल्चर मीन्स किस तरह से हम कह सकते हैं खेती बाड़ी की शुरुआत हुई। तो मध्यकालीन यूरोप की अर्थव्यवस्था बुनियादी तौर पर कृषि या खेती पर आधारित थी। जैसे हमने पिछले पार्ट में हमने देखा कि रोमन एम्पायर जो था वो गुलामी शासकों के व्यापक उपयोग के बारे में हमने वहां पर पढ़ा था। रोमन साम्राज्य के अंतिम दौर में गुलाम जो थे उनका खास तौर पे इस्तेमाल किया जाता था कृषि में, तो लगभग खत्म हो चुका था और ऐसे गुलामों की जबरदस्त किल्लत के कारण ये हुआ और कृषि या खेती का उत्पादन के लिए गुलाम के नहीं मिल पाने से रोमन अभिजातों की जीवनशैली प्रभावित हुई। वे तब तक भोग विलास और ऐशो आराम में नहीं कर सके जब तक उन्हें शोषण के लिए दूसरे लोग न मिले। उन्होंने यह काम मुक्त किसानों और काश्तकारों और खेत मजदूरों पर बोझ बढ़ाकर अंजाम दिया। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे एग्रीकल्चर का यहाँ पर शुरुआत हो गया या खेती की किस तरह से शुरुआत हुई है। The entire landed estate over which a federal lord had control was known as the manor. The land surrounding the manor house was divided into three parts: land for the use of the lord, the arable land granted in a parcel to the peasant, and the meadow land used by everyone as grazing land for livestock. The serfs who occupied these parcels of holding were regarding tenth of the lord of the manor. Being tenth, they had to give something to the lord as rent. This rent was paid by peasant in the form of labor service to the lord. They also worked on the land of the lords. For a certain number of days in the week, the serfs had to put in extra labor during agriculture season when plugging, harvesting or threshing was required. Such unpaid labor service also included other heavy tasks such as construction work, hewing and cutting of firewood. In the later phase of feudalism, this labor service were gradually substituted by those payable in money. जो हम देखते हैं कि राजनीतिक हलचल और अशांति के दौर में किसानों ने समताओं की ही तरह संरक्षण पाना चाहा। यह एक आम आर्थिक संकट का दौर था और मुक्त किसानों के पास आमतौर पर कम संसाधन थे। उनके पास अपने खेत नहीं थे और ना ही खेती बाड़ी के औजार थे। संसाधन का मतलब है कि जो हल होते हैं ये और जो खेती के लिए उपयोगी चीजें होती हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। वे बीज खरीदने की स्थिति में भी नहीं थे। इन सब के लिए और संरक्षण पाने के लिए मुक्त किसानों ने समताओं की तरफ रुख किया या उनकी ओर देखा। उन्होंने समताओं के पास अपनी आजादी गिरवी रख दी और जमीन में से बंध गए और बाद में ऐसे कानून किए गए जो किसानों को जमीन से हटाने या समताओं को जो है समताओं को छोड़कर कहीं जाने से मतलब उन्हें वो लोग जा नहीं सकते थे, उनकी आज़ादी छीन ली थी। और जर्मनी कबीले और रोमन साम्राज्य के संपर्क में आए और कबीले और किसानों को भी इसी हैसियत में पहुंचा दिया। इसके बाद जब भी मुक्त किसानों ने शक्तिशाली रोमन
भूस्वामियों या जो जमीन जारी थे उनके खिलाफ आवाज उठाई, तो जमीन